YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। वैसे चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम काल से शुरू होता है और तत्कालीन शासक करिकाल करिकाल जिसकी राजधानी जो थी वो उरैयूर थी, उसके विषय में भरपूर जानकारी मिलती है। लेकिन तीसरी सदी के बाद चोलों का इतिहास अंधकारमय हो जाता है, यानी कि उसके बारे में सूचना हमें प्राप्त नहीं होती है। 9वीं सदी में पल्लवों की सत्ता पर चोलों का फिर से पुनरुत्थान होता है। पल्लवों के सामंत थे चोल और विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता ही होगा। तो उनके प्रशासन के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उनकी कार्यपालिका कैसे काम करती थी, उसकी उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी और उनका स्थानीय शासन कैसा था। ये स्थानीय शासन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे फोर्थ जेपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं आगे। चोलों ने एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया था जहां मजबूत केंद्रीय नियंत्रण था, साथ ही स्थानीय स्वायत्तता भी प्राप्त थी। और उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि जो राजपद होता था वह वंशानुगत होता था और जो राजा का बड़ा बेटा होता था, ज्येष्ठ पुत्र बोलते थे, वही उत्तराधिकारी होता था। जो उस तरह की उस समय की आम व्यवस्था थी वही था। और राजा का जो शासन था वो राजा ही उसको डिसाइड करता था कि क्या होगा कैसा होगा। लेकिन राजधर्म के विरुद्ध काम नहीं कर सकता था, वह भी नहीं करता था। और धार्मिक मामलों में वो राजगुरुओं का सलाह लेता था। इस काल में विशेष बात यह है कि रानी को बहुत अधिक महत्व प्राप्त था। इसकी सूचना हमें इस बात से मिलती है कि बहुत सारे मंदिरों में राजा के साथ रानी की मूर्तियां भी स्थापित की गई थी। तो ये इसकी साधारण सी जानकारी थी। देखिए, जो कार्यपालिका थी उस समय की, वो स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में ही थी। मंत्रिपरिषद था जो राजा को हेल्प करता था, कार्यों में सहायता करता था। और ख़ास बात ये थी कि युवराज जो होते थे, यानी कि जो राजा के बेटे होते थे, तो वो जो महत्वपूर्ण प्रांत थे उनके शासक बनाए जाते थे। सूचना मिलती है कि कभी कभी जो हारे हुए राजा होते हैं या जो पराजित राजा होते थे, उनको भी उन राज्यों की प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती थी। तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, राजा और युवराज तक केंद्रित था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर प्रशासनिक विभाजन के दृष्टिकोण से बात करें कि किस तरह से चोल प्रशासन विभाजित था, तो ये जो था वह 6 प्रांतों में विभक्त था। ये पूरा चोल साम्राज्य जो था वह 6 प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। ये मंडलम यानी कि 6 मंडल होते थे। इससे प्रांतों से नीचे कोट्टम होता था और नाडु। नाडु एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है। जो आज के जो ज़िला है वो नाडु होता था। एक नाम आपको नाडु से याद हो रहा होगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वही नाडु है, जिस उसका जो मूल मतलब होता है वो ज़िला होता है। तो उस समय ज़िला को नाडु कहा जाता था। और जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुर्रम, ये जो था वो गांव था। गांव को कुर्रम कहा जाता था। तो यहीं पर वित्त व्यवस्था की अगर हम बात कर लें कि वित्त व्यवस्था कैसी थी उस समय की, तो अब ध्यान रखिए कि नाडु में एक सभा होती थी। इसमें जो आयम का ये प्रबंध करता था, यानी कि राजस्व का प्रबंध करता था। ये राजस्व का निर्धारण जो है वो भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधा में ध्यान रखकर किया जाता था। यानी कि कर राजस्व जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था, लोगों की फ्रेंडली। हालांकि बहुत कठोरता से वसूले जाने की भी सूचना मिलती है। और भू राजस्व जो था वो सबसे बड़ा स्रोत था इसका। भू राजस्व सबसे बड़ा स्रोत था आय का, जो उत्पादन का 1/3 होता था। ये सारी बातें आप उत्तर में लिखेंगे, ये तथ्य हैं। 1/3 होता था, 1/3। और जो कुर्रम है, यहाँ से जो आय प्राप्त होता था, कुर्रम से जो आय प्राप्त होता था उसको मेलवार कहा जाता था, मेलवार। और करों को कठोरता से वसूला तो जाता ही था। एक खास बात इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो राजा के स्वामित्व वाली भूमि थी उसे प्रभु मान्यम कहा जाता था। प्रभु मान्यम।
और जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, कर मुक्त भूमि होती थी वो, उसे ब्रह्मदीय कहा जाता था। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको डालने हैं उसमें। आप हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चोल प्रशासन की न्यायपालिका की अगर बात करें तो राजा सबसे बड़ा जो है वो न्याय अधिकारी होता था उस, और जो न्याय का दरबार लगता था उसे धर्मासन कहा जाता था। और दंड व्यवस्था सामान्य थी, बहुत अधिक दंड देने की बात नहीं यहाँ पे पता चलता है। लेकिन हाँ, राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिए जाने के साथ साथ संपत्ति का भी जब्त करने की सूचना मिलती है इस समय में। और इतना बड़ा राज्य है और शासन व्यवस्था ऐसी है, तो उसको चलाने के लिए सेना की ज़रूरत तो पड़ती ही थी। तो सैन्य व्यवस्था जो उसकी थी वो बड़ी सुदृढ़ थी, बहुत विशाल स्थायी सेना था चोल प्रशासन में। इसमें पैदल, हाथी, घुड़सवार और नौसेना भी शामिल थी। नौसेना की चर्चा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, नौसेना भूल ना जाना। नौसेना था यहाँ पे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन लोगों के पास रथ सेना का प्रचलन नहीं था, कि जैसा आपने देखा था मौर्यों के समय जो रथ की व्यवस्था थी वो इनके पास नहीं था, मतलब उसकी सूचना नहीं मिलती है। चोल सैनिक जो होते थे वो बहुत ही निर्दयी और क्रूर होते थे, ये महिला और बच्चों किसी को नहीं छोड़ते थे। ध्यान रखने वाली बात है इसमें। कुछ चीज़ें हैं, जैसे सैनिक जो थे, जैसे जो धनुर्धारी होते थे उन्हें बिल्लीगढ़ कहा जाता था, या जो भाला से प्रहार करने वाले होते थे उसे शैगुंदर कहा जाता था। गज सेना यानी जो हाथी वाले सेना होती थी उसे कुंजर मल्लर कहा जाता था। वैसे ही जो पैदल सेना होती थी कैकुलस भी कहा जाता है। सैनिकों के प्रकार हैं जिसकी सूचना हमें मिलती है। चोल प्रशासन के स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। चोल प्रशासन कि स्थानीय से अगर प्रशासन की जानकारी की बात करें तो परांतक प्रथम के जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसमें इसकी जानकारी मिलती है। चोल काल में स्थानीय सभाएं होती थी और वो अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र होती थी। राज्य के कर्मचारी जो होते थे वो सिर्फ इसकी निगरानी कर सकते थे, उसमें इंटरफेयर कुछ नहीं करते थे। सभाओं का अपना समुदाय और निगम होता था। तो इसमें एक याद आ रहा है, मणिग्रामम एक नाम है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। ये तीन जो आप देख रहे हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाजन है। ये सभाएं थी स्थानीय प्रशासन की। और जो उर था, ये उर एक साधारण गांव हुआ करता था और इसकी जो सभा होती थी उसको भी उर ही कहा जाता था। हाँ, इसकी कार्यकारिणी जो बैठक होती थी वो उसको गणम कहते थे। जो कार्यकारिणी थी इस उर की उसको गणम कहा जाता था। और इसकी सभा में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। इनका मुख्य काम एक होता था, सार्वजनिक हित के लिए जो ग्रामीण भूमि होती थी उसका अधिग्रहण करने के लिए सभा बैठती थी और उसका काम मुख्यतः यही हुआ करता था। ये जो सभा और महासभा है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अग्रहार अथवा ब्राह्मणों की बस्तियां होती थी। ये पूर्णतः स्वायत्त शासी संस्था होती थी। इसी का जो कार्यकारिणी थी वह वार्यम कहलाती थी। इसमें 30 सदस्य होते थे। ये 30 सदस्य जो थे ये पूरी तरह से यह यहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि वोटिंग सिस्टम था यहाँ पर। और इनका काम जो था वो राजस्व का आकलन करते थे और उसके वसूलने के लिए वो जो वन होते थे उसको काट कर कृषि योग्य भूमि बनाने और सिंचाई व्यवस्था करने, गाँव को हित में ध्यान में रखकर कर लगाने तथा अपराधियों का पता लगाने आदि में इनकी भूमिका थी या ये काम करते थे। ध्यान रखिएगा, ये सारे काम करते थे लेकिन इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं था, इनको सेना उपलब्ध नहीं कराया जाता था। ये सारे काम अपने स्तर पर करते थे। और जो नगरम है, ये नगरम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से व्यापारी शामिल थे और बड़े व्यापारियों की श्रेणियाँ नगरम कहलाती थी, जिसके प्रशासन में व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। इनका काम व्यापारी वर्गों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों पर कर लगाना और वसूलना था। इसके अलावा ये नगर में यातायात, व्यापार, बाजार आदि की व्यवस्था आदि देखते थे।
तो स्थानीय प्रशासन ये इन तीनों के आसपास ही घूमता है। और बाकी आपने चुल प्रशासन को विस्तार से देखा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, देखने के लिए प्रेरित कीजिए। और साथ ही जो मैंने इस जो वीडियो तैयार किया उस पर आप उत्तर लिखिए। उत्तर को आप हमारे फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप कि हम उसको देखें आप किस तरह से लिख रहे हैं। किसी अन्य विषय पर या टॉपिक पर भी आपने अगर उत्तर तैयार किया और आप चाहते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने किस तरह से लिखा है, उसको जांचना चाहते हैं कि हम जांचें उसे, तो आप हमें उसे फेसबुक या ईमेल हमें कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें ताकि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें और इसका PDF भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।